देश में अच्छी इलेक्ट्रिसिटी ना मिले, इन्वर्टर खरीद लो। देश में शुद्ध हवा ना मिले, एयर प्यूरीफायर खरीद लो। देश में शुद्ध पानी ना मिले, आरओ प्यूरीफायर खरीद लो। देश में गरीबों को अच्छी ट्रीटमेंट ना मिले, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ। देश में गरीबों के बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ना मिले, प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लो। सवाल ये है कि जब सब कुछ देश के नागरिक को ही करना है तो सरकार इनसे टैक्स इस चीज का ले रही है। कौन लाएगा सुधार इस भ्रष्टाचार में? हु विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? दोस्तों, क्या आप सबको पता है हमारे देश में इन सड़क के गड्ढों की वजह से हर साल लगभग हजारों लोगों की मौत होती है, जिनमें से हर दिन किसी न किसी गरीब के घर से 6 लोगों की मौत होती है। लेकिन हमारे देश के नेता रोड बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। और इस स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी पतली रोड बनाई जाती है कि जिसे एक बार उखाड़ने पे पूरी रोड उखाड़ आती है। आप सबको पता होगा हमारे देश के एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम सारे हवा में बात करते हैं, जिन्हें देख पाना भी अदृश्य होता है। दोस्तों, 5 सालों में सिर्फ ये एक बार जमीन में उतरते हैं जब इन्हें आपका कीमती वोट चाहिए होता है, और इस वोट को पाने के लिए वो आपके पैर तक चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर दोस्तों, आपका एक कीमती वोट लेकर चुनाव जीतने के बाद आपको 5 साल तक अपने पैर चटवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जिस वक्त आपका ये वोट लेने के लिए जमीन पर उतरते हैं तो उनके लिए कम से कम 5-10 किलोमीटर की रोड खाली होनी चाहिए। और फिर चाहे दोस्तों इनका कॉन्वे निकलते समय रोड के किनारे खड़ी एम्बुलेंस में कोई अपनी लास्ट सांसें ही क्यों न गिन रहा हो, या इनकी गाड़ी के नीचे किसी गरीब का गला आकर ही क्यों न दब जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, यदि आप हमारे देश में नेताओं का दोगलापन देखना चाहते हैं तो चुनाव के पहले उनका मैनिफेस्टो देख सकते हैं। जिसे लद्दाख में चुनाव जीतने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख में चुनाव जीतने के बाद उसको 6 शेड्यूल में शामिल करने का वादा किया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार मैनिफेस्टो में किया वादा भूल जाती है, और जैसे ही सोनम वांगचुक जैसे महान साइंटिस्ट ने उनके वादों को याद दिलाने की कोशिश की तो उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत देशद्रोही घोषित करके जेल में डाल दिया। ऐसा ही मैं आपको इनका एक और दोगलापन दिखाना चाहता हूं, जिसमें इन्होंने एथेनॉल आने के बाद पेट्रोल की कीमत को 15 रुपए तक लाने की बात कही थी। 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। लेकिन अब 1 तारीख से सारे पेट्रोल पंप में इथेनॉल को मिलाना कंपलसरी हो गया है। लेकिन इनके वादे का 15 रुपए तो छोड़िए, 100 से भी कम पेट्रोल नहीं हुआ है। लेकिन जब चुनाव जीत जाने के बाद देश में महंगाई की बात आती है तो उनका एक नेता संसद भवन में खड़े होकर महंगाई के नाम पर समोसे के छोटे होने और बड़े होने की बात कहता है। कहीं कटोरी बड़ छोटा में दे देला, कहूँ बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता, कहीं बड़ा मिलता। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संसद भवन में एक दिन के डिबेट का खर्चा लगभग 9 करोड़ रुपए आता है। तो हर दिन डिबेट का 9 करोड़ रुपए आपके और गरीबों के खून पसीने की कमाई के टैक्स बेसिस होता है। तो क्या महंगाई के नाम पे ऐसी आवाज उठाना जरूरी है जिसके ना पैर हो ना चोटी हो? और ये रिमोट से लहंगा उठाने वाले इंसान आज पॉलिटिशियन बनकर महंगाई के नाम पर समोसे के छोटे होने और बड़े होने की बात कर रहे हैं। और वहीं दोस्तों, फिर पार्लियामेंट में एक ऐसा नेता भी सामने आता है जो लोगों की परेशानियों को सीधा संसद भवन में स्पीकर के सामने रखता है। चाहे देश में बढ़ रही महंगाई हो, चाहे गरीबों के लिए अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हो, चाहे लोगों की सुरक्षा की बात हो, और चाहे सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर की सुरक्षा की बात हो, चाहे एआई के आने के बाद बढ़ रही परेशानियों को देखकर गरीबों को एआई का फ्री सब्सक्रिप्शन दिलाना हो, वे सारी बातें खुलकर संसद भवन में रखते हैं और उसे पारित भी कराते हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राघव चड्ढा। देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। दोस्तों, ये गरीबों के साथ साथ एक मिडिल क्लास और अमीरों की भी फायदे की बात करते हैं, जिसके कारण ये आज के जनजीस के दिलों में राज कर रहे हैं। उन्होंने संसद भवन में एयरपोर्ट में बेच रहे 150 रुपए 200 रुपए के समोसे और पानी की बोतल के दाम को घटाकर एक चीपेस्ट प्राइस करने की मांग की। और पार्लियामेंट में यह बिल पारित होने के बाद हर एयरपोर्ट में एक उड़ान यात्रा कैफे खोली गई, जिसमें 150 रुपए 200 रुपए पानी की बोतल चाय के दाम को घटाकर 10 रुपए 20 रुपए कर दिया गया। यदि हम बात करें प्रोटेक्शन की तो हमारे देश में एक आम नागरिक को उतना ही प्रोटेक्शन दिया जाता है जितना अपने शरीर में बैठे मच्छर को मार कर देते हैं। ये है कर्नाटक के एक कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार। इनका कहना है यदि किसी लड़की का रेप हो रहा हो और वह लड़की उस रेप को नहीं रोक पा रही हो तो उसे वहीं लेट कर एंजॉय कर लेना चाहिए। सोचिए, इस बेशर्मी भरी स्पीच को सुनकर असेंबली में बैठे स्पीकर तक दांत निकाल रहे हैं। और ये स्पीकर महोदय कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हेगड़े कागेरी जी हैं, जो कर्नाटक में एक शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये किस प्रकार के शिक्षा मंत्री रहे होंगे अपनी डायरेक्ट कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब जब बात प्रोटेक्शन की आती है तो हमें एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर लेनी चाहिए जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कई प्रकार से योगदान दिए हैं। चाहे वह युद्ध के समय सेना के लिए सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाना हो, चाहे वह सेनाओं के लिए आइस स्तूपा की तकनीक विकसित करनी हो, चाहे शिक्षा सुधार के लिए हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण के लिए हो, इन्होंने सब में अपना योगदान दिया है, जिसके कारण इन्हें रोमन मैग्सेसे अवार्ड जैसे कई अवार्डों से सम्मानित किया गया है, जिनसे प्रेरित होकर 3 इडियट जैसे मूवी बनाई गई जो देश में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन जब इन्होंने लद्दाख की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने की मांग की, जिसे मौजूदा सरकार ने चुनाव जीतने से पहले अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने का वादा किया था। लेकिन जब इसकी मांग सोनम वांगचुक ने गार्डियन स्ट्रेटेजी अपनाकर उठाई तो उन्हें सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत देशद्रोही साबित करके जेल में डाल दिया, और इसी एक्ट के तहत लगभग 6 महीने तक उन्हें जेल में रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के जस्ट 2 दिन पहले उन्हें यह बोलकर रिहा कर दिया गया कि लद्दाख में हम पीस और शांति चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये
देशद्रोही थे तो छोड़ा क्यों गया, और यदि ये देशद्रोही नहीं थे तो इन्हें जेल में क्यों डाला गया? क्या देश ऐसे दोहरा पॉलिटिशियन से विकसित हो सकता है, और यदि नहीं हो सकता तो हु विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? प्लीज कमेंट इट। दोस्तों, यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं लगी हो और यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट मी गाइस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।